ग्लूकोज के जो यूनिट्स हैं दे आर द मोनोमर्स. व्हेन दे आर ज्वाइनिंग टू ईच अदर दे आर फॉर्मिंग अ लार्ज मॉलिक्यूल. दिस लार्ज मॉलिक्यूल इज नाउ व्हाट? पॉलीमर. अब ये क्या है? पॉलीमर है. तो इन मोनोमर्स की आपस में यूनियन किस तरीके से होती है, यानी ये किस तरह से आपस में मिलते हैं, इनके मिलने का जो प्रोसेस है वो किस तरह से है, और कौन सा वहां पर जो है वो खास नाम इस्तेमाल किया जाता है. तो सिंथेसिस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स बाय कंडेंसेशन. तो याद रखें कि जो लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं उनको बनाने के लिए जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसे कहा जाता है क्या? कंडेंसेशन. क्या बाबा? कंडेंसेशन. अब कंडेंसेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? टू मोनोमर्स ज्वाइन टुगेदर. जब दो मोनोमर आपस में मिलें तो उन दोनों मोनोमर्स में से एक मोनोमर का हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको आप कहते हो? OH ग्रुप को. इज रिमूव्ड फ्रॉम वन मोनोमर, यानी एक मोनोमर से रिमूव होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एंड हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द अनदर मोनोमर. और दूसरे मोनोमर से क्या रिमूव होती है? हाइड्रोजन. सो जब भी कोई चीज आपको यूं आपस में मिलानी है और आप चाहते हैं कि ये मुस्तकिल एक दूसरे के साथ मिल जाएं, तो हम क्या करते हैं कि दरमियान में से कोई चीज यहां पर रिमूव करते हैं ताकि ये आपस में मिल सकें. सो इस रिमूविंग के लिए, ताकि ये आपस में फिर जुड़ सकें, एक मोनोमर से हमने रिमूव किया है OH ग्रुप और दूसरे से रिमूव किया है क्या? हाइड्रोजन. ये चीज यहां पर डायग्रामेटिकली दिखाई गई है. लेट्स सपोज ये एक अमाइनो एसिड है और प्लस ये दूसरा अमाइनो एसिड है. कंसीडर दीज अमाइनो एसिड एज मोनोमर. ये दोनों अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमर है. तो एक अमाइनो एसिड का OH और दूसरे अमाइनो एसिड की हाइड्रोजन जब ये आपस में से अपने मोनोमर्स में से रिमूव हुए तो ये दो हाइड्रोजन हो गए और एक ऑक्सीजन, यानी कि ये क्या बन गया? वाटर. तो इनके निकलने के बाद अब कार्बन जो है वो नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना रही है, जो कि यहां पर ये बॉन्ड बना. पहले इस कार्बन के साथ OH लगा हुआ था और इस नाइट्रोजन के पास जो है हाइड्रोजन लगी हुई थी. तो अब इस नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन कार्बन के पास एक ऑक्सीजन है. तो अब ये बॉन्ड बनाने के काबिल बने हैं. अब इन्होंने आपस में एक बॉन्ड बना दिया है. सो ऐसी फॉर्मेशन या ऐसी यूनियन जिसमें दो मोनोमर आपस में मिले और उनको मिलाने के लिए एक मोनोमर से OH ग्रुप और दूसरे मोनोमर से हाइड्रोजन रिमूव हो, यानी टोटली क्या रिमूव हुआ? पानी रिमूव हुआ. तो ऐसी ज्वाइनिंग को, ऐसी यूनियन को हम कहते हैं कंडेंसेशन. बिकॉज कि ये एक ऐसी सिंथेसिस है जिस सिंथेसिस में पानी निकला और दो मोनोमर आपस में मिले. तो इस कंडेंसेशन का दूसरा नाम डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी है. डिहाइड्रेशन का मतलब है रिमूविंग ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, और सिंथेसिस का मतलब फॉर्मेशन है. तो यहाँ पर दो काम हुए, एक डिहाइड्रेशन हुई और उस डिहाइड्रेशन की वजह से पानी बना, और दूसरा सिंथेसिस हुई. कंडेंसेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस बाय प्रॉपर एंजाइम एंड एनर्जी एक्सपेंसेस. याद रख लें कि ये केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए प्रॉपर एंजाइम और जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो खर्च होगी. उसके बगैर ये रिएक्शन नहीं होगा. इसका जो है एक रिवर्स रिएक्शन है कि जिस तरह छोटे मॉलिक्यूल मिलके कोई बड़ी चीज बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह कोई भी मॉलिक्यूल जो है, जो बड़ा है, वो जब ब्रेक होता है तो उसमें से उसके छोटे मोनोमर निकलते हैं. जिस तरह ये बुक है, जब बना था तो मोनोमर जुड़े थे, अब जब इसको अलग करेंगे तो मोनोमर से इसमें से अलग भी हो सकते हैं. तो अलग होने के लिए वो वही प्रोसेस जो है वो रिवर्स है. इट इज द रिवर्स कंडेंसेशन. हाइड्रो मीन्स वाटर, लाइसिस मीन्स ब्रेकिंग. वहां पानी बना था, यहाँ पानी ब्रेक होगा और ब्रेक होकर अपनी जगह लेगा जहां पर से ये निकला था. Polymers are broken down into their subunits by addition of water with the help of enzyme. Previous slide में हम देखें कि यहाँ पर से OH निकली थी और यहाँ पर से हाइड्रोजन निकला था, तो क्या बना था? OH H2O, और ये दोनों आपस में मिल गए थे.
अब यही H2O अगर वापस इसको OH दी जाए और इसको वापस अपनी हाइड्रोजन दी जाए तो ये यूं दरमियान में से टूट जाएगा और ये अलग हो जाएगा। दिस सेपरेशन इज कॉल्ड इज व्हाट, हाइड्रोलाइसिस। यानी ये ऐसी ब्रेकिंग है जो कि पानी की ब्रेकिंग की वजह से हुई है। तो इसमें पानी खर्च हुआ और उसमें पानी बनता है। सो इसलिए ब्रेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स को आप हाइड्रोलाइसिस कहते हो और सिंथेसिस को कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कहते हो। और दोनों टाइप के रिएक्शंस जो हैं वो प्रॉपर एंजाइम के बगैर नहीं होंगे। कीप इट इन योर माइंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन और उसके प्रॉपर्टीज। बिकॉज हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनका जो बुनियादी एलिमेंट है या स्केलेटल एलिमेंट है उनका, वो कार्बन है। यही वजह है हम कार्बन के बारे में यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि कार्बन क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, नेचर क्या है। कार्बन बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का बुनियादी जो है वो एलिमेंट है। केमिस्ट्री ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज केमिस्ट्री ऑफ कार्बन और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कार्बन की केमिस्ट्री को आप केमिस्ट्री ऑफ कार्बन भी कह सकते हो या सिंपली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कह सकते हो। इट कैन फॉर्म वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स विथ डिफरेंट प्रॉपर्टीज एंड एडाप्टेशंस। ये कार्बन जो है मुख्तलिफ कंपाउंड बना सकती है, खुद एज ए स्केलेटन इस्तेमाल होगी और बकाया जो एलिमेंट्स अपने साथ लेके ये मुख्तलिफ टाइप के कंपाउंड्स बना सकती है। सवाल ये है कि हाउ डज कार्बन डू दिस, कार्बन ये कैसे करती है? तो इसका जवाब है इट्स एटॉमिक नंबर इज 6। इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 6 है। तो इसके पास टोटल जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 हैं। आपको पता है जो पहला शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 2, जो दूसरा शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 8। तो कोई भी ऐसा एटम जिसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं होंगे उसको चेन से बैठना नहीं आएगा। वो हमेशा इस जुस्तजू में रहता है कि मैं अपना बाहर वाला शेल जो है वो इलेक्ट्रॉन से पूरा करूं। तो उन बाहर वाले शेल्स को, इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करने के लिए वो क्या करता है, दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेता देता या उनसे शेयर करता है। क्या करता है, या तो उनको इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के देने लेने या शेयर करने के प्रोसेस को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। तो कोई भी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन देकर और लेकर बनाया जाए उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। और कोई भी बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन शेयर करके बनाया जाए उसे आप कहते हो कोवेलेंट बॉन्ड। सो कार्बन हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर शेल, लिहाजा इसके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें टोटल 8 आ सकते हैं, तो मजीद ये 4 इलेक्ट्रॉन लेने की पोजीशन में है। सो रिक्वायर्स 4 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर शेल। आउटर शेल पूरा करने के लिए इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन। सो कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स एट अ टाइम। सो ये एक वक्त में 4 मुख्तलिफ बॉन्ड बना सकती है मुख्तलिफ एलिमेंट्स से। इसलिए जो जितने बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है उसकी वैलेंसी होती है। सो ये 4 बॉन्ड बना सकता है, तो कार्बन इज टेट्रावेलेंट। ये बात याद रखनी है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 16 है, एटॉमिक मास जो है वो 12 है और कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 है। कार्बन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बना सकता है। अब देखें, कार्बन कैन फॉर्म 4 कोवेलेंट बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स। एक कार्बन दूसरे कार्बन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड बना सकती है, 3 बॉन्ड बना सकती है, 2 बॉन्ड बना सकती है या 1 बॉन्ड भी बना सकती है। ये तो हो गई कार्बन से कार्बन की बात। लेकिन कार्बन की इस टेट्रावेलेंसी की वजह से कार्बन इस तरह से केमिकल कंपाउंड में आ सकती है कि कार्बन लीनियर स्ट्रक्चर्स बना सकती है, यानी ये चेन की तरह स्ट्रक्चर्स बना सकती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स बना सकती है, कार्बन ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स बना सकती है, कार्बन 3 बॉन्ड बना सकती है, कार्बन 1 बॉन्ड बना सकती है कार्बन के साथ,
2 बॉन्ड बना सकती है या फिर 4 बॉन्ड बना सकती है। तो मान लीजिए हर वो स्ट्रक्चर जो दुनिया में पॉसिबल है, केमिकल स्ट्रक्चर, वो कार्बन उसमें पार्टिसिपेट करके उसको बनवा सकती है। ये कार्बन की खास प्रॉपर्टी है। अब आते हैं हमारा मेन एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि इस चैप्टर का असल यूं समझें कि रूह है, वो है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स जो हमें डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में, वो मुख्तलिफ किस्म के हैं। प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड एंड कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हमारे पास आती है प्रोटीन। सो व्हाट इज प्रोटीन? लफ्ज प्रोटीन का मतलब है प्रोटियोस, मतलब फर्स्ट रैंक। किसने इसका नाम दिया था? बर्जिलियस एक साइंटिस्ट था। 1838 में सबसे पहले इन कंपाउंड को इन्होंने नाम दिया था एज अ प्रोटीन। और मल्डर एक साइंटिस्ट था जिसने ये दरियाफ्त किया था कि प्रोटीन जो है वो वाइटल कंपाउंड है, यानी एक जरूरी कंपाउंड है। कोई भी दुनिया में ऐसा सेल नहीं है जिसमें प्रोटीन ना हो। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में से सबसे ज्यादा जो सेल में पाई जाती है वो प्रोटीन पाई जाती है। यही वजह है उसे फर्स्ट रैंक भी कहा जाता है, और मल्डर ने इसे वाइटल कंपाउंड का नाम दिया था। सो दो साइंटिस्ट का जिक्र आया, बर्जिलियस ने उसका नाम दिया था और मल्डर ने उसको रिकॉग्नाइज किया था एज अ वाइटल कंपाउंड। Proteins are most abundant organic compound in the cell, comprise over 50% of dry weight। यानी सेल से अगर पानी निकाल दें तो जो वजन बचेगा वो ड्राई वेट है। उस ड्राई वेट में मोर देन 50% जो वजन होता है वो किसका होता है? प्रोटीन का होता है। प्रेजेंट इन ऑल सेल, सारे सेल में पाई जाती है। बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ टिश्यूज को बनाने के लिए, क्योंकि सेल का बुनियादी आइटम ये है, तो प्रोटीन से सेल बनते हैं, सेल से टिश्यू बनते हैं। तो आप कह सकते हो कि बुनियादी जो टिश्यू का बिल्डिंग ब्लॉक है वो प्रोटीन है। यानी टिश्यू को जो खास स्ट्रक्चर मिली हुई है वो प्रोटीन की वजह से मिली हुई है। प्रोटीन्स आर पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। जिस तरह बुक का पॉलीमर, बुक जो है वो पॉलीमर था पेजेस का, यूं प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है अमाइनो एसिड की। मतलब अमाइनो एसिड काफी सारे आपस में मिलते हैं तो उनसे क्या बनती है? प्रोटीन बनती है। सो अमाइनो एसिड प्रोटीन का मोनोमर है और प्रोटीन अमाइनो एसिड का पॉलीमर है। बुनियादी तौर पर इसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? बुनियाद मेन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। उसके अलावा इसमें सल्फर भी पाई जाती है, जो कि कुछ अमाइनो एसिड का पार्ट है। तो बुनियादी जो एटम्स हैं इसमें, वो हर प्रोटीन में पाए जाते हैं, वो ये हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। बिकॉज ऑफ नाइट्रोजन, प्रोटीन्स आर नाइट्रोजिनस कंपाउंड। चूंकि प्रोटीन के अमाइनो एसिड में नाइट्रोजन होती है, इसलिए प्रोटीन को हम नाइट्रोजिनस कंपाउंड कहते हैं। अब प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी हुई है, सो वी मस्ट नो व्हाट इज अमाइनो एसिड। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। मीटिंग एंड होने वाली है, तो इसको जो है वो आप लीव करके दोबारा से ज्वाइन करें प्लीज।